हेलो फ्रेंड्स, क्रेजी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। ये 30th मई 2020 के करंट अफेयर्स है, ऑल इन वन। और लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। तो पहली न्यूज़ जो है दैट May 31 वॉज वर्ल्ड नो टोबैको डे। और ये दिन क्रिएट किया गया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ यूजिंग टोबैको। ठीक है। और इसके अलावा हर साल जो है वो टोबैको की वजह से 8 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स होती हैं, तो उसकी तरफ भी अट्रैक्शन लाने के लिए डे मनाया जाता है। एंड द थीम फॉर दिस ईयर इज़ प्रोटेक्टिंग यूथ। तो इसका फोकस जो है वो ये है कि इंडस्ट्री मैनिपुलेशन से यूथ को प्रोटेक्ट करना और उनको निकोटीन और टोबैको यूज से प्रिवेंट करना। ओके। और WHO के अकॉर्डिंग, उसकी एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग करीब 17% जो यंग पीपल होते हैं इन द एज ऑफ 15 and 24, वो स्मोक करते हैं। 17% लोग, मतलब इस एज ग्रुप के स्मोकिंग करते हैं। और एक और चीज़ कि जो 20 साल से पहले लोग स्मोक करना शुरू कर देते हैं, दे आर मोर लाइकली टू डेवलप एंड अडिक्शन। ओके। नाउ सेकेंड थिंग इज़ अबाउट जल जीवन मिशन। तो इसका जो एम है वो है गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना सारे हाउस होल्ड्स को इन द कंट्री बाय 2024। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 3.6 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं। अभी अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसमें 445 करोड़ अमाउंट जो है वो छत्तीसगढ़ को अप्रूव कर दिया है फॉर द ईयर 2020-21। ठीक है। इस साल के लिए 445 करोड़ छत्तीसगढ़ को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो अब छत्तीसगढ़ को क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है इट हैज़ बीन बैटलिंग विद ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। और वहाँ का जो पानी वगैरह है वो काफ़ी कंटेमिनेट हो गया है ड्यू टू केमिकल्स जैसे कि फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन की वजह से। और स्टेट गवर्नमेंट इसका यूज़ ये भी करना चाहती है कि जो माइग्रेंट फोर्स अभी वापस आया है अपने घरों में, तो उनको मतलब मनरेगा के थ्रू इसमें लगाना चाहते हैं। ठीक है। नाउ थर्ड न्यूज़ इज़ अबाउट केफॉन प्रोजेक्ट, जो केरला में इम्प्लीमेंट किया जाना है बाय दिसंबर। केफॉन इज़ फॉर केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो इसका जो एम है वो है सारे हाउसेज और ऑफिसेज जितने भी स्टेट में हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करना। एंड दिस विल प्रोवाइड नेट कनेक्टिविटी टू ऑल फैमिलीज, इवन टू दोज दैट डू नॉट फॉल अंडर बिलो पावर्टी लाइन एट अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है। तो जो BPL के अंडर नहीं आते हैं और अबव पावर्टी लाइन है, उन लोग को भी अफोर्डेबल रेट्स पे नेट कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि सारी फैमिलीज कनेक्ट हो सके। ओके। ना 29 में वॉज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। तो ये हर साल बनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, जो कि 29 में 1953 को की थी सर एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और टेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो कि नेपाल के थे। ठीक है। तो इन लोग ने ही फर्स्ट टाइम सबमिट किया था माउंट एवरेस्ट को। एंड माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है अबव सी लेवल, और एलिवेशन जो है वो 8,848 मीटर है। ओके। और इसको नेपाली में सागर माथा और तिब्बतन में चोमोलुंगमा भी कहते हैं। एंड द माउंटेन वाज नेम्ड एज एवरेस्ट एज अ ट्रिब्यूट टू सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। और सर जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? सर्वेयर जनरल थे इंडिया के फ्रॉम 1830 टू 1843। ओके। ना फ्यूजेरियम विल्ट TR4, जिसको बनाना कोविड कहा जा रहा है, इट इज सेटिंग अप न्यू हॉटस्पॉट्स एंड थ्रेटनिंग द आउटपुट ऑफ बनाना कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है। तो TR4 क्या है? ये है ट्रॉपिकल रेस 4। ये एक नोवल फंगस स्ट्रेन है दैट कॉजेज फ्यूजेरियम विल्ट इन बनाना प्लांट्स। तो विल्ट डिजीज जिसको कहते हैं या फिर पनामा डिजीज कहते हैं, ये बनाना प्लांट्स में होती है, याद रखना। ठीक है। और इसी को बनाना कोविड अभी कहा जा रहा है। इसका ओरिजिन जो है वो पहली बार ताइवान में हुआ था, और फिर एशिया से ये मिडिल ईस्ट की तरफ और अफ्रीका से होते हुए पूरा लैटिन अमेरिका तक पहुंच गई थी ये डिजीज़। ओके। और थ्रेट क्या है एक्चुअली में इसकी वजह से कि ये प्लांटेशंस को है ना पूरा क्रिपल कर देता है। पहले तो पत्तियों को अटैक करता है जो फिर पीली हो जाती हैं फ्रॉम द ट्रेलिंग एजेस बिफोर विल्टिंग अवे। ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसकी
कोरोना की तरह इसकी कोई इफ़ेक्टिव रेमेडी नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने कोरोना की तरह बोला है कि बायोसिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएं, जैसे प्लांट क्वारंटाइन करना, ताकि इसका स्प्रेड स्लो हो सके। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इसको बनाना कोविड क्यों कहा जा रहा है। याद रखना, डिजीज़ का नाम जो है वो है फ्यूसेरियम विल्ट TR4। ओके, एंड इट इज़ फॉर बनाना प्लांट्स। ओके, अब WHO 37 कंट्रीज़ और कई सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स और इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर CTAP इनिशिएटिव लॉन्च किया है। CTAP क्या है? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ठीक है, तो ये काय के लिए है? टू मेक वैक्सीन्स, टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज टू फाइट कोविड-19 एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है, मतलब सबके लिए एक्सेसिबल हो ये सारी टेक्नोलॉजीज, इसके लिए इसको बनाया गया है। CTAP है टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो। और इसमें WHO और पार्टनर कंट्रीज जो हैं वो सॉलिडेरिटी कॉल टू एक्शन इशू करेंगी ग्लोबल कम्युनिटी को, कि जो भी पूरी ग्लोबल कम्युनिटी, सारी कंट्रीज इसमें रहेंगी, वो वॉलेंट्रीली जो उनकी टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी है कोविड-19 से रिलेटेड, वो शेयर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड नॉलेज हो गया, IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डेटा जो है शेयर कर सकते हैं। एंड दिस इनिशिएटिव इज CTAP। ओके, इट इज़ अ सिस्टर इनिशिएटिव टू एक्ट एक्सेलरेटर क्या है? एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। ठीक है, तो ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है, इसको भी WHO लीड कर रहा है। पता नहीं WHO का इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, और ये मतलब इस तरीके के एक्सपर्ट स्पीड अप करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए सब कर रहे हैं, बट धीरे धीरे जो है वो WHO से लोगों का बिलीफ भी उठता जा रहा है, सीन इन द केस ऑफ US। ओके, तो ये ग्लोबल कोलैबोरेशन है, एक्ट एक्सेलरेटर, और स्पीड अप करने के लिए डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स, थेरापेटिक्स और वैक्सीन, जो भी चीज़ें हैं उसके लिए डेवलप की जा रही है, उनका डेवलपमेंट स्पीड अप करने के लिए है। और साथ में ये इंश्योर करने के लिए कि इक्वल एक्सेस मिले टू द ट्रीटमेंट फॉर रिच एंड पुअर, तो गरीब और अमीर को एक समान ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, तो याद रखना, एक्ट एक्सेलरेटर और साथ में CTAP किसके इनिशिएटिव्स हैं? WHO के। Now, Ministry of Tribal Affairs has announced inclusion of 23 additional minor forest produce MFP items in minimum support price list। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो MSP फॉर MFP स्कीम है ये। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, इसको लॉन्च किया था 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस टू MFP गैदरर्स। ठीक है, तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स होते हैं उनको फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले, जो भी उनके प्रोड्यूस है उसके लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग हो MFP की। ठीक है, तो इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो है ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, और MFP क्या होता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये जो ST एक्ट आया था 2006 का, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, तो इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन किया गया है एज ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। ठीक है, यानी जो फॉरेस्ट की जो लकड़ी वगैरह होती है उसको छोड़ के जो बाकी का प्रोड्यूस होता है, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्लांट ओरिजिन का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? बैम्बू, ब्रशवुड, स्टम्प, केन्स और ककून, हनी, वैक्स, लाख और तेंदू लीव्स, मेडिसिनल प्लांट्स, रूट्स वगैरह। ठीक है, बैम्बू भी है इसमें, याद रखना, क्योंकि बैम्बू को अभी रिसेंटली ही डिक्लेयर किया था एज अ ग्रास, तो इसकी वजह से ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इंक्लूडेड है। ठीक है, और अच्छा, आप मुझे बता सकते हो इसमें कि ये कब डिक्लेयर किया था? एंड ऑल्सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू हैव टू टेल मी अबाउट नेशनल बैम्बू मिशन। ओके, एंड ऑपरेशन ग्रीन। सो यू हैव टू क्वेश्चंस। तो MSP क्या होता है? ये एक मिनिमम प्राइस है एट विच द गवर्नमेंट बाइज प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स एंड ट्राइबल्स। मिनिमम प्राइस जिस पे जो सरकार है वो फार्मर्स और ट्राइबल्स का प्रोड्यूस उनसे खरीदती है। ठीक है,
और ट्राइफेड के बारे में तो उसको स्टैब्लिश किया गया था 1987 में, ताकि सही दाम दिया जा सके टू द प्रोडक्ट्स मेड और कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय द ट्राइबल पीपल। तो जो ट्राइबल लोग होते हैं वो अगर वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं, उसका उनको सही दाम मिले, तो इसके लिए ट्राइफेड बनाया गया था। एंड ये काम करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया और सेल्फ रिलायंस के बारे में है, एक ब्रीफ हिस्ट्री। तो अभी आत्मनिर्भर मिशन की बात हो रही है, तो उसी के बैकड्रॉप में ये एडिटोरियल आया है कि आज तक इंडिया में आत्मनिर्भर होने की क्या रही है। तो इट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस, द डिस्कशन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो जो अर्ली डेज थे इंडिपेंडेंस के, उस टाइम पे हम सेल्फ रिलायंस पे मतलब डिपेंड तो करते थे, विच एक्चुअली लॉस्ट इट्स वे टू लाइसेंस राज। ओके, तो सेल्फ रिलायंस जो था मतलब उस टाइम पे स्टेट रन हैवी इंडस्ट्रीज और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, ठीक है। तो उस टाइम पे कई सारी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप की गई थी, जैसे आपका BHEL वगैरह या फिर बिलासपुर वगैरह में। तो वहाँ पे सब सेटअप किया गया था, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, भिलाई में। तो जो उस टाइम पे सेल्फ रिलायंस आया था, ये स्टेट रन हैवी इंडस्ट्रीज और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में उसने इंडिया को कई डेवलपिंग कंट्रीज से आगे पहुंचा दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, 70s और 80s के आते तक इंडिया ने इन इंडस्ट्रीज़ को भाई सेटअप तो कर दी, जैसे स्टील प्लांट्स वगैरह जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेटअप किए थे, हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी, उनको लेकिन मॉडर्नाइज नहीं किया, ठीक है। और ज़्यादा जो टेक्नोलॉजिकल लेडर था उसको और ज़्यादा क्लाइम नहीं किया। तो उस टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर था उसको भी मतलब उसने भी मतलब ये स्टेट का जो ये पूरा इनिशिएटिव था उसको बैक किया था। और दे वर क्वाइट कंटेंट इन द प्रोटेक्टेड मार्केट, उन्होंने भी कुछ मतलब अगेंस्ट नहीं गए थे। दिस वाज अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे प्लान। ओके, तो बहुत कम एफर्ट किया गया था टू मॉडर्नाइज द लाइट इंडस्ट्रीज़ को भी मॉडर्नाइज करने में बहुत कम एफर्ट लगाया था, और डेवलप कंटेम्प्रेरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके, तो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो था ग्रेजुअली क्या हुआ, इट वाज केप्ट हॉस्टेज टू लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम। तो क्या हुआ कि सेल्फ रिलायंस तो स्टार्टिंग में था, लेकिन उसको आगे तो आपने इनोवेशन किया नहीं, तो वो कैसे आगे बढ़े, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 70s 80s तक आते तक 30-40 साल होते तक आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया। तो और उसको आपने फिर होस्टेज कर दिया टू लाइसेंस परमिट, उसमें भी आपने खूब सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह प्राइवेट के होते हुए भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, तो जिसकी वजह से इनोवेशन नहीं हो पा रहा था। एंड सेल्फ रिलायंस एक्चुअली गेव वे टू करप्शन एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंस। तो कुल मिला के बस क्या होने लगा कि इन जगहों पे करप्शन होने लगा और इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे। तो अब इन सब चीज़ों का कॉन्सिक्वेंस क्या था उस टाइम पे कि तो जो पूरा इंडस्ट्रियल इंडिया का इकोसिस्टम था, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रोडक्टिविटी। हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, क्वालिटी पुअर हो गई, टेक्नोलॉजी भी कम थी, तो हम ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव थे। तो एक तरीके से इंडिया ने इट मिस्ड आउट द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि उस टाइम पे इनोवेशन वाली चीज़ थी नहीं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। तो आज की डेट में हम सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट तो है, हमारे यहाँ पे यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे कोई भी फ़ोन वगैरह स्मार्टफोन जो है वो खुद से पूरे नहीं बनाए जाते। क्यों? क्योंकि ये सब माइक्रो प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये थर्ड IR वाला फेज़ हमारे यहाँ से मिस हो चुका है, ठीक है। नाउ इंडिया एट द टर्न ऑफ 1990s, उसके बाद में हमको रियलाइजेशन हुआ कि मतलब क्या क्या ये सब करप्शन और इस सब के चलते, लाइसेंस राज के चलते क्या हो रहा है। तो 1990s में वे इम्बार्क्ड ऑन LPG रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड हेंस शनिंग प्रीवियस रिस्ट्रिक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो जो लाइसेंस राज वगैरह था, परमिट सिस्टम, ये सब हमने हटा दिया। तो जो पूरा, लेकिन इसके चक्कर में क्या किया, लाइसेंस वाला सिस्टम तो हटाए, लेकिन हमने कह दिया कि भाई पूरा सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट ही जो है वो
रबिश है। उस टाइम पे हम फिर ग्लोबलाइजेशन और इस पे आ गए कि नहीं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को बाहर से लेकर आना चाहिए लोअर कॉस्ट पे। तो उस टाइम पे दो आइडियाज़ फिर आए थे हमारे पास में, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। फर्स्ट वाज इग्नोरिंग PSUs यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को इग्नोर कर दिया गया था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये मान लिया गया था कि PSUs वर कंसिडर्ड इनएफिशिएंट एंड स्लगिश। ठीक है, ग्लोबलाइज सिनेरियो में ये काफ़ी इनएफिशिएंट और स्लगिश हो गए हैं। तो इसकी वजह से कोई भी एफर्ट नहीं किया गया था कि मतलब प्रॉपर उनको ऑटोनॉमी वगैरह दी जाए या फिर टेक्नोलॉजिकली उनको एडवांस किया जाए। सो PSUs वर अंडरमाइंड और अबैंडन्ड, और उसके साथ में पूरे जो R&D के एफर्ट्स भी थे वो भी पूरे अबैंडन कर दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि अब कहने लगे कि भाई स्लगिश हो गई है वहाँ पे, तो करप्शन हो रहा है, तो उसको फिर आगे बढ़ाने का सेंस ही नहीं है। आपने इनोवेशन तो उसको स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दिया, आपने उसको उस टाइम पे प्रॉपर बढ़ावा नहीं दिया, तो वो उस टाइम पे रुक गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर इनको इग्नोर करो। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर डिस्प्लेड लिटिल इंटरेस्ट इन दीज हैवी इंडस्ट्रीज। तो अब हैवी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर तो इतना इंटरेस्टेड था नहीं, क्योंकि उनको मतलब मेन क्या था उनका, उनको था प्रॉफिट मेकिंग चाहिए थी। ओके, प्राइवेट सेक्टर को। सो दे शोड नो एपेटाइट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ओके, तो जो एंट्री भी होने लगी फॉरेन कॉरपोरेशंस की, तो उससे ज़्यादातर जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज थी दे रिट्रीटेड इनटू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स और कोलैबोरेशन। बस प्राइवेट कंपनी यहाँ पे क्या करती थी, या तो इंपोर्ट करती थी टेक्नोलॉजी या फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती थी। तो ये हमारा पहली चीज़ जो हमने गलती करी वो ये था, इग्नोरिंग PSU, जिसका हमको गलत रिजल्ट मिला। दूसरी चीज़ हमने की, इन्वाइटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्यों किया था? ताकि नई टेक्नोलॉजी है इंडिया के इंडस्ट्रियल सिस्टम में। ठीक है, एंड रिमूविंग द नीड फॉर इंडिजिनस एफर्ट्स फॉर टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। तो हम बाहर से टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर आने के लिए कर लिए। लेकिन क्या हुआ कि फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ तो हमने बना दी उनकी यहाँ पे, पर टेक्नोलॉजीज़ को जो हमको एब्जॉर्ब करना था, उनसे सीखना था, तो ये चीज़ नहीं हो पाई थी। ठीक है, दी एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली टेक देम टू हायर लेवल्स, मतलब खुद से हम फिर अपनी इंडस्ट्रीज को आगे लेकर जाएं, तो इतनी टेक्नोलॉजी हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए उनकी। ओके, तो अब ये दो चीज़ें जो करी हमने, ठीक है, FDI को लेकर आना और PSUs को इग्नोर करना, तो इससे क्या हुआ कि एक तो इनइक्विटेबल ग्रोथ हुई। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, इनइक्विटेबल ग्रोथ हुई, और इसके अलावा फिर मीगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ही हमने बताया कि टेक्नोलॉजी सही ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी हमारे पास में, हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया बिकेम एन आउटलायर अमंग एशियन कंट्रीज़। तो इस टाइम पे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग जो थे, उन्होंने अपना सेल्फ रिलायंस कैपेबिलिटीज़ वगैरह बहुत बढ़ा ली, प्रॉपर R&D वगैरह करके स्टेट ने खुद इन्वेस्ट किया। ठीक है, एंड वी वर ऑल्सो ड्वाफ्ड बाय चाइना। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या था कि इंडिया और चाइना जो थे ना, वो इंडिपेंडेंस के स्टार्टिंग के 4 दशकों तक, इन द स्टार्टिंग फर्स्ट 4 डिकेड्स, इंडिया और चाइना वर ऑन सिमिलर लेवल्स, लेकिन ग्रेजुअली इंडिया वॉज ड्वाफ्ड बाय चाइना। ओके, एंड इनएक्टिव प्राइवेट सेक्टर इन R&D, क्योंकि हमारा जो भी R&D का काम होता था वो उस टाइम पे PSUs वगैरह करते थे, और जैसा बताया प्राइवेट प्लेयर्स को बस अपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स वगैरह चाहिए थे, तो दे वर नॉट सो मच इनटू इनोवेशन, एंड दिस ऑल्सो वाइडेंड इनइक्वालिटी। ओके, तो जो प्राइवेटाइजेशन भी किया गया और जो FDI के बेनिफिट्स थे, वो ज़्यादातर जो वेल्दी सेक्शन था सोसाइटी का, उसको ही उसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, जिसकी वजह से रिच और पुअर के बीच का गैप और बढ़ गया। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस? अभी सेल्फ रिलायंस की बात तो हो रही है, लेकिन सेल्फ रिलायंस से ये ना हो कि हम फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगा दें या ऐसा कुछ हो। नो, वी नीड एनहांस्ड R&D। तो इसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, एक तो R&D जो कि स्टेट फंडेड हो और बाय PSUs या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर का डिलीवरी ओरिएंटेड R&D। ठीक है, तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट दैट UK इज़ मूटिंग 5G क्लब।
तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यूएस के पास गई है विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग, इनका कहना है कि एक 5G क्लब बनाओ 10 डेमोक्रेसीज का, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। और ये स्टेप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग सिक्योरिटी कंसर्न्स रिलेटेड टू चाइनीज टेलीकॉम जायंट हुआवी, ठीक है। तो अभी एक्चुअली कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटिश पीएम, उन्होंने हुआवी को एक लिमिटेड रोल दिया था कि आप यूके के 5G नेटवर्क में किट सप्लाई कर सकते हो, और उसको मार्केट शेयर की कैपिंग दे दी थी 35% तक, अप टू 35%। तो उस टाइम पे क्या था ना कि ये जब डिसीजन लिया था तो यूके वॉज, मतलब यूके एक तरीके से अगेंस्ट था। यूएस ने उस टाइम पे कहा था कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा इन लोग सर्विलेंस वगैरह कर रहे हैं एंड देर आर पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो इसको बैन करना चाहिए हुआवी को फ्रॉम एंटरिंग द 5G सेक्टर। तो यूके ने लेकिन इस चीज़ के लिए मना किया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि विद इन द गवर्नमेंट जो मेंबर्स हैं, जो उसके कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के मेंबर है, बोरिस जॉनसन जिस पार्टी का है, वो पार्टी मेंबर्स का ही कहना है दैट हुआवीज इक्विपमेंट्स शुड नॉट बी अलाउड इन यूकेस 5G नेटवर्क बियॉन्ड 2023। तो इनका ये कहना है कि 2023 के आगे हमको इनको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वहाँ की वो एक प्लान अब बना रही है टू फेज आउट हुआवी फ्रॉम यूकेस 5G नेटवर्क इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 साल में हुआवी को हटाने की बात की जा रही है वहाँ से, यूके के 5G नेटवर्क से। तो अब इन्होंने एक क्लब, ये 5G क्लब बोला है 10 डेमोक्रेसीज का, D10 क्लब। तो इसमें कौन कौन है? 7 तो इसमें G7 कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड कनाडा, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया है, ठीक है। तो इसका एम क्या है? टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव सप्लाईज ऑफ 5G इक्विपमेंट्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज, ताकि चाइना पे ज़्यादा रिलाय ना करना पड़े। और ये जो नए एंट्रेंस आएंगे, इनसे ये इंश्योर करने के लिए कि ये दे बिलोंग टू लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक रेजीम्स, ठीक है। तो बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं इस तरीके की डेमोक्रेसी वाली, मतलब वहाँ पे रेजीम है, तो सेम अगर लाइक माइंडेडनेस रहेगी तो सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं रहेंगे। एंड ये किस टाइम पे आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी देर इज़ अ ग्लोबल बैकलैश अगेंस्ट चाइना, कि उन्होंने जो इनिशियल कोरोना वायरस आउटब्रेक था उसको सही से हैंडल नहीं किया था। तो इस वजह से सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी काफ़ी चिड़ी हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्रिटिश पॉलिटिकल क्लास है, उनके बीच में भी इस चीज़ का कंसेंसस है कि बीजिंग के साथ के जो रिलेशंस है उनको अब रीसेट करना चाहिए। ये मतलब वही पेंडेमिक वगैरह और जो उसकी वजह से हैवॉक हुआ पूरे यूके में, उसको देखते हुए ये चीज़ सोची जा रही है। नाउ व्हाई दिस इज़ द राइट टाइम फॉर 5G इन इंडिया? तो 5G के लिए इंडिया में क्यों सही टाइम है, ठीक है। तो क्योंकि डेटा कंजम्पशन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया जो है वो सेकेंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है वर्ल्ड का, और हर यूज़र हर महीने 11 GB से ज़्यादा कंज्यूम करता है, विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो सोचो हमारे यहाँ पे कितना ज़्यादा नेट का यूज़ होता है, ठीक है। एंड लोअर फाइबर पेनिट्रेशन, तो अभी हमारे यहाँ पे फाइबर पेनिट्रेशन ऑलरेडी काफ़ी कम है, तो फिर टावर्स वगैरह पे और ज़्यादा फिर वही है कि लोड वगैरह नहीं तो बढ़ता रहेगा, ठीक है। एंड जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसको इंडस्ट्री 4.0 भी कहा जाता है, इट इज़ पावर्ड बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। उसमें नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग वगैरह की बात की जा रही है। और ये तभी हो पाएगा जब 5G इफेक्टिव होगा, ओके। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटीज़ का कंसेप्ट भी अभी चल रहा है। तो उसमें 5G जो है इट पावर्स द टेक्नोलॉजी ड्राइविंग स्मार्ट सिटीज़, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो जिसमें 5G काफ़ी यूज़फुल रहेगी। एंड 5G इज़ बेस्ड ऑन OFDM, ये याद रखना कि ये OFDM पे बेस्ड है। OFDM क्या है? ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये एक मेथड होता है ऑफ मॉड्यूलेटिंग द डिजिटल सिग्नल अक्रॉस सेवरल डिफरेंट चैनल्स टू रिड्यूस इंटरफेरेंस, ठीक है। और इसके पहले जो मोबाइल नेटवर्क की जनरेशन आई थी वो थी 1G, 2G, 3G, 4G। तो 1G जो था 1980s में आया था, और एनालॉग वॉइस को डिलीवर करने के लिए। फिर 2G आया था 1990s में, डिजिटल वॉइस को इसने इंट्रोड्यूस किया था CDMA के थ्रू, जिस फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर 3G जो आया वो 2000s की स्टार्टिंग में आया था, एंड 3G से ही मोबाइल डेटा वगैरह आया, CDMA 2000। और जो फोर्थ जनरेशन आई 4G LTE, ये 2010s में आया, 4G LTE, एंड इट अशर्ड इन द एरा ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड, ठीक है।
और इन चारों जनरेशन्स के बाद ही 5G आया, जिसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड मोर कनेक्टिविटी देन इट वाज एवर अवेलेबल। ठीक है, इससे पहले जितनी कनेक्टिविटी नहीं थी उन सब के लिए 5G आ रहा है, तो IoT वगैरह के लिए। ठीक है। नाउ ब्राज़ील पुट्स ओनस ऑन इंडिया टू बैलेंस वर्ल्ड शुगर मार्केट। तो ये कैसे करे इंडिया, इसके लिए ब्राज़ील ने कहा है कि आप एक बहुत एम्बिशियस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम रखो, और जहाँ पे आप मैंडेटरी ब्लेंडिंग भी इम्प्लीमेंट करो, जिससे इंडिया का शुगर प्रोडक्शन कम हो, बैलेंसिंग शुगर इन द ग्लोबल मार्केट। तो एक्चुअली में शुगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से रेट्स कम होते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप उस शुगर का यूज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग में करो। तो ब्राज़ील इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर और सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया है। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के दूसरे फ़ायदे क्या हैं, तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो भी कम होगा, क्योंकि हमारी उस पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी 80% है। ठीक है, तो इथेनॉल वगैरह प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा ऑयल इंपोर्ट घटेगा, और इथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस भी कम हो सकते हैं बाय अप टू 90%, जिससे एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। एंड इट वुड क्रिएट अ ग्लोबल मार्केट फॉर इथेनॉल एंड मेक इट एन इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी। ओके। और इसके अलावा नेशनल पॉलिसी जो आई थी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में, उसमें एक टारगेट है कि हमको 20% ब्लेंडिंग करनी चाहिए ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल, और अभी करेंटली हमारे यहाँ पे बहुत कम है। आई थिंक इट हैज़ रेज जस्ट टू 10%, और ब्राज़ील वगैरह में तो 48% होती है। ठीक है, और इसका दूसरा टारगेट जो है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स का, वो है कि बायो डीजल की भी ब्लेंडिंग की जाए ऑफ 5% इन diesel by 2030. Okay, so this was about ethanol blending program, and that was all from the news. I hope आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप स्टडिंग, स्टे क्रेजी, हैव अ नाइस डे।